जी हाँ प्यारे छात्रों, इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 के लिए आपका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। संपूर्ण हल से मतलब पाठ 1 से लेकर 18 तक आपको सभी पाठों के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी पुस्तक है और ये आपकी न्यू बुक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। इसी बुक में आपका सभी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सभी पाठों के नाम दिए हैं। सबसे पहले वाला जो आपका पेज है इस बार, तो यहाँ पर जो आपका पाठ एक ही पादपों में पोषण, यहाँ से लेकर आपको पाठ 18 अपशिष्ट जल की कहानी, यहाँ तक आपको संपूर्ण हल इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ साथ में आपको उत्तर के साथ पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करना है वह प्रोसेस आपको बताई जाएगी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो निश्चित तौर पर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे। साथ साथ में आपको पाठ 1 से लेकर 18 तक संपूर्ण हल भी मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यह आपका पाठ एक ही पादपों में पोषण, आपका प्रश्न दिया है ऊपर साइड और आंसर लिखा है नीचे ब्लू कलर में। ओके, इस प्रकार से देखिए ये तो है आपका पाठ 1। आपको नीचे पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। ये देखिए पार्ट 2 का भी आपको साथ साथ में मतलब प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, साथ में नीचे आंसर भी लिखा है। ओके, पार्ट 2 के बाद हम चलेंगे तो आपका पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 मतलब जितने पार्ट आपके इस बुक में दिए गए हैं सभी पार्टों का हल आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा। जैसे कि पार्ट 4 आप देख सकते हैं ऊष्मा, ये है आपका प्रश्न और यहाँ पर लिख रखा है आंसर। ओके, तो इस प्रकार से जिस पार्ट 4 का आंसर भी आप यहाँ पर देख पाओगे। और मैं नीचे निकाल कर आपको बताऊं, देखिए 121 पेज का पीडीएफ है। इसमें मतलब मैंने आपकी बुक से सभी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, सभी के आंसर निकाले हैं और ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। जैसे कि पार्ट 13 आप देख सकते हैं, इसके भी आपको सभी प्रश्न मिलेंगे और साथ साथ में उत्तर भी मिलेंगे। तो आपको मतलब पार्ट 1 से लेकर 18 तक संपूर्ण हल इस वीडियो में बताया जाएगा। ओके, तो बच्चों आपके विश्वास के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर पाठ 15 भी आपका है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका प्रश्न है, इधर आपको उत्तर मिलेगा। इस प्रकार से आपके संपूर्ण पाठ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा विद उत्तर के साथ। चलिए तो बच्चों आप बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप फुल वीडियो देखोगे मतलब वीडियो को स्किप नहीं करोगे, प्रत्येक पार्ट वीडियो का देखोगे, तो आपको पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करना है वह प्रोसेस भी आपको पता लग जाएगी और आप पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्किप कर दोगे, कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप कर दोगे, तो हो सकता है कि आपसे पीडीएफ डाउनलोड करने वाला पार्ट छूट जाए और आप पीडीएफ भी डाउनलोड ना कर पाओ। ओके, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। पाठ 1 पादपों में पोषण आपका दिया है। सबसे पहले आपको दिए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। अब उत्तर में क्या करना है बच्चों, यहाँ से देखिए आंसर लिख लीजिएगा आसानी से। ये है आपका आंसर। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और जल या नहीं इसका पता चलता है, जिसे हम पोषण कहते हैं। भोजन के घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्नेह, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन और जल। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है और क्यों? तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, यह आपका उत्तर रहेगा। पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। चूँकि पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल के रूप में पाई जाती हैं, क्यों? तो इसका उत्तर आप लिखोगे, मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इसके बाद आ जाता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो उत्तर में आप लिखोगे, जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं और जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषक को पत्तियों तक पहुंचने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बताती हैं। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, शोपोषी तथा विषमपोषी में वर्गीकृत कीजिए। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, देखिए आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा, साथ साथ में आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। स्वपोषी तथा विषमपोषी में वर्गीकृत कीजिए। तो आप पहले लिखिएगा स्वपोषी। स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हरे पौधे ओके, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी वे जीव होते हैं जो भोजन के लिए पूर्ण व आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पादपों में सहजीवी संबंध की उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में आप लिखेंगे, सहजीवी संबंध कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष संजीव ऑल इन वन कवक में को पोषण प्रदान करते हैं। कवक वृक्षों का जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, परजीवी एवं मित्रजीवी को उदाहरण सहित बताइए। अब आंसर में आप क्या लिखोगे, परजीवी ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है, अमरवेल, जोंक, मितोपजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मितोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है कवक तथा जीवाणु। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लिखना रहेगा, कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। अब उत्तर में आप लिख लीजिएगा, कीट भक्षी पौधे कीड़े मकोड़ों को अपनी और रंगीन चमकदार ढकने तथा मधुग्रंथियों द्वारा आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आकर्षित कीट घट की चिकनी सतह से फिसलते हुए अंदर की ओर चले जाते हैं। कीट भक्षी पादप इस प्रकार भोजन का भक्षण करते हैं। चित्र जो आपको बनाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ से देखकर चित्र भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाता आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रवाह चित्र द्वारा समझाइए, समीकरण की व्याख्या कीजिए। अब उत्तर में आप क्या लिखोगे, देखिए बच्चों ये तो आपकी लिखने वाली चीज़ है। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। और रही बात चित्र की, तो चित्र भी आप साइड में देख सकते हैं, ये आपके लिए चित्र भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, साथ में आपको ये चीज़ें लिखनी है। चलिए इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बता दूं, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। उत्तर में आप लिखेंगे, पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्धि के लिए भूमि उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक तत्व होते हैं। इस प्रकार उर्वरक एवं खाद को मृदा में मिलाकर मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति कर ली जाती है। अब है आपका पार्ट 2 प्राणियों में पोषण। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ से हम आपके पार्ट 2 का हल देखेंगे। मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। सबसे पहले आप लिखिएगा अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वांगीकरण, निष्कासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखिएगा पाचन में सहायक पाचन ग्रंथियाँ लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आप लिखेंगे आमाशय की कार्य प्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक में पाचन सहायता करता है। इसके उत्तर में लिख लीजिएगा आमाशय भोजन पचाने में सहायक होता है। पित्त रस यकृत में निर्मित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप लिखोगे विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। तो मनुष्यों में प्रायः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृतक, केनाइन, अग्रवर्णक और जबड़े के। ठीक है। चलिए इसके बाद 5वां आपका प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्थापित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है। ठीक है। तो ये आपका 5वां प्रश्न है। आंसर में आप लिखेगा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्त रस स्थापित होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 6, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रोनिमेंट जुगली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है।
परंतु मानव द्वारा नहीं, और साथ साथ में इसका कारण भी बताना है। आंसर में लिखिएगा सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन रुमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि मानव की अपेक्षा जानवरों का आमाशय इस प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होता है। बच्चों, आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा इसी पुस्तक से बनना है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा का पेपर आपको इसी चैनल पर बताया जाएगा। मॉडल पेपर वगैरह आपको सभी चीज़ें इसी चैनल पर मिलेंगी। दीर्घरोम क्या है, यहाँ कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। क्षुद्रांत के अतिरिक्त विधि पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनात्मक होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु उसके तेल क्षेत्र में बढ़ा देते हैं। आमाशय क्या है, इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा। ओके, तो उत्तर में आप लिखेंगे आमाशय एक पैसीय खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। सरल शर्कराओं, अल्कोहल और दवाओं का भी आमाशय में अवशोषण होता है। ओके बच्चों, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके अन्य भागों के नाम लिखिए। तो ये आप यहाँ से चित्र देख लीजिए। पहले ये रहेगा आपका चित्र, ये चित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आंसर में आपको लिखना है आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखने को मिल जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन को सचित्र समझाइए। ओके, तो ये है आपका अमीबा। ये आपको चित्र बनाना होगा, जैसे भी आप बना सको बना लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार भी ना बने तो कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जैसे भी आप बना सको बना लीजिएगा। इसके बाद आपको ये चीज़ें लिख देनी है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सन, पैटिसन, एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव्य में बदल जाता है। चलिए, इसके बाद आपका पाठ 4 ऊष्मा आ जाता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस क्रम द्वारा पहुंचती है? उत्तर में लिख दीजिएगा विकिरण द्वारा। ओके, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में ठंडी व गर्म वस्तुओं को छांटिए। तो ठंडी वस्तु में आप लिख लेंगे आइसक्रीम, फलों का रस। गर्म वस्तुएं चाय की प्याली में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में आपको लिखना है। सबसे पहले आपको 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक लिखना है। 94 से 108 डिग्री सेल्सियस लिख देना है। किन्हीं 2 ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम आपको बताने हैं। उत्तर में लिखिएगा ऊष्मा चालक लोहा और तांबा, ऊष्मारोधी प्लास्टिक और लकड़ी। अब आ जाता आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 आपको दिया है। गर्मियों में सफ़ेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है? उत्तर में लिख लीजिएगा हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए गर्मियों में हल्के एवं सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप देख चुके हैं 5वां प्रश्न। इसके बाद हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम देख चुके हैं कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र क्यों पहनना चाहिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। उत्तर में लिखिएगा प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर दोनों का ताप मापन करते हैं, परंतु प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्य का तापमान नापने के लिए किया जाता है। ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विषम तथा कणों की टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिखोगे लोहा, जबकि किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा अंतरण कहते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8।
सर्दियों में आप एक मोटी कंबल अथवा एक ऊपर से जड़े दो पतले कंबल में किसका चुनाव करेंगे? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिख दीजिएगा, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप बना लीजिएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र है। इसके बाद आपको ये चीज़ें लिखनी है। डिवाइस को गर्म पानी के संपर्क में आने की अनुमति ना दें, डिवाइस को मोड़े या खोले नहीं, बैटरी के डिब्बे की अपेक्षा करें, तरल में थर्मामीटर विसर्जित ना करें। जल समीर तथा थल समीर का सचित्र बनाकर वर्णन कीजिए। और कि ये चित्र आपको बनाना होगा और ठीक है, ये चित्र आप यहाँ से बना लीजिएगा। इसके बाद आपको ये चीज़ें लिखनी है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहा जाता है। पाठ 5 आपका आ जाता है अम्ल, क्षारक और लवण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आपको दिए हैं। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है। लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन न होने का कारण लिखिए। ठीक है, तो लिटमस पत्र उदासीन है, लिख लीजिएगा। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि साबुन का घोल क्षारकीय होता है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जा सकता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? उत्तर में लिख लीजिएगा, उस स्रोत का नाम सूचक है, यह अम्ल और क्षार की पहचान करता है। अति अम्लता से पीड़ित होने पर प्रति अम्ल की गोलियां क्यों दी जाती है? उत्तर में लिखिएगा, अपाचन से मुक्ति पाने के लिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी व तीसरा शक्कर का विलयन है। हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करने से उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? तो आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर नोट करना है। हल्दी का पेस्ट बनाकर पट्टी निकालेंगे, फिर पट्टी पर हल्दी का घोल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। यदि लाल रंग उभरा तो विलयन की प्रकृति क्षारकीय है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है? क्योंकि कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जिससे वे वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? उत्तर में लिखिएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस प्रकार लिटमस पत्र से अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एक तालिका आपको दी है, इस तालिका को आपको पूर्ण करना है। सिंपल से भी आप समझ सकते हैं कि जो खट्टी पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, इमली, मही, ये सभी चीज़ें अम्लीय होती हैं। और जो कसेली पदार्थ होते हैं वह आपके होते हैं क्षारकीय, जैसे कि चूना। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, नींबू का रस खट्टा होता है इसलिए अम्ल लिखेंगे। साबुन क्षार लिख दीजिएगा। दही खट्टा होता है तो अम्ल आ जाएगा। आंवला खट्टा होता है इसलिए अम्ल। चूने का पानी क्षार आ जाएगा। इमली खट्टी होती है तो अम्ल आपको लिखना है। इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में आप लिखेंगे, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर जिंक सल्फेट और जल बनाता है। चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर, चींटी जब हमें काटती है तो अपने डंक से हमारे शरीर में अम्ल डालती है, जिससे उदासीन करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। कैलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिखिएगा, अम्ल क्षार में अंतर स्पष्ट करना है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद थोड़ा कसीला होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दी गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो ये आप उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तालिका में देखिए प्रश्न और आंसर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपका उसी का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं आपका पार्ट 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।
सबसे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला आपका है भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना, शक्कर का घुलना। रासायनिक परिवर्तन में आप लिख लीजिएगा भोजन का पाचन, कोयले का जलना। यह आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उक्त अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद का नाम कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखोगे क्योंकि लकड़ी के जलने के बाद उसे पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? उत्तर में आपका आना है आयरन सल्फेट के बनने के कारण। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए। उत्तर में लिखिएगा यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक से नए पदार्थ का निर्माण होता है। Mg+O2 बराबर MgO। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिएगा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, लिखिए। ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसमें CaCO3 प्लस H2O उत्पाद बनते हैं। अब आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ से कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय आपका प्रश्न है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। उत्तर में आप लिखिएगा जब लोहे से बने सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड जम जाती है। यह भूरे रंग की परत लोहे को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है, जिसे धातु का संचारण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं। ये आपका समीकरण रहेगा, यहाँ से लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? आंसर में लिखिएगा लोहे पर जंग लगने को प्लास्टिक पेस्ट, बैग्स, पेंट, ग्रीस या तेल की परत चढ़ाकर कुछ हद तक रोका जा सकता है। इस पतली परत के कारण लोहे के परमाणु पानी के संपर्क में नहीं आ पाते, इसलिए ऑक्सीजन लोहे से संयोग नहीं कर पाती और जंग नहीं लग पाता है। अभी आपका पार्ट 10 जीवों में शोषण, अति लघु उत्तरीय सबसे पहले प्रश्न आपको दिए हैं कॉकरोच के शरीर में शोषण किसके द्वारा होता है? उत्तर में लिखिएगा श्वासतंत्र द्वारा। एंड इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? उत्तर में आप लिखेंगे पेशियों के अवायवीय शोषण करने के कारण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है विभिन्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें शोषण दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। बैठकर पढ़ते हैं जब 15 से 18 बार, दौड़ते समय 25 से 30 बार, सोते समय 12 से 15 और सीढ़ी चढ़ते समय 20 से 25। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? उत्तर में आपका आएगा सांस लेने के लिए। एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमहाई क्यों लेते हैं? आंसर में आपका आना है क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हम जमहाई आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है अंतः शोषण एवं उच्छ्वसन प्रक्रम को समझाइए।
उत्तर में आपको लिखना है अंतः शोषण का तात्पर्य फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया से है। अंतः शोषण गैसों का आदान प्रदान है। श्वसन से जुड़ी विभिन्न पेशियों के संकोचन के साथ साथ फेफड़े फैले और जाते हैं, जिससे छाती के भीतर का दबाव बदल जाता है और फेफड़ों में हवा भर जाती है। यह प्रक्रम उच्च प्रक्रम कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। आंसर में आपको करना है वायवीय श्वसन वायवीय जीवों को श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिका में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करा जाए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन की क्रियावधि में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक है। आंसर में लिख लीजिएगा श्वसन की क्रिया में यह डायाफ्राम दोनों फेफड़ों के नीचे की ओर साथ का टोन रखता है। यह डायाफ्राम पक्ष की उदर को विभाजित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो ये रहेगा आपका चित्र, यहाँ से आपको ड्रॉ कर लेना है। ये आपकी मानव पाचन तंत्र का चित्र है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चित्र आप जैसा भी बना सको यहाँ से बना लीजिएगा। ये आपको सभी नाम लिख देने हैं, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ, डायाफ्राम, मुख, गुहा, नासा गुहा आदि। अब है आपका पादप में श्वसन का चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र और साथ साथ में आपको सभी चीज़ें दी हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका है। नीचे आपको ये सभी चीज़ें लिखनी हैं। पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व बातरंध्र होते हैं। पाठ 11 आपका है जंतुओं और पादप में परिवहन। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है। सबसे पहले रक्त क्या है, रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखिएगा रक्त एक शारीरिक तरल है जो लहू वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों को लगातार बहता रहता है। रक्त द्रव प्लाज्मा तथा संगठित पदार्थों से बना होता है। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे परिसंचरण तंतु को अंगों का वह समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों को यातायात करता है। हृदय व रक्त इसके प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों। उत्तर में लिखिएगा क्योंकि रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के रोगाणु को नष्ट करती हैं, इसी कारण से इन्हें सैनिक कहते हैं। स्पंदन दर किसे कहते हैं, किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है। उत्तर में लिखेंगे प्रति मिनट हो रहे स्पंदों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट हो सकती है। लघुत्तरीय आपका प्रश्न है मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त में मिलने नहीं देती। आंसर आपका आ जाएगा मानव हृदय में उपस्थित आलिंद और नीले के कारण। धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए एवं उनकी कार्य लिखिए। उत्तर में लिखेंगे धमनी और सिरा दोनों ही रक्त प्रवाहित होता है। धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना है। इसके बाद धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती हैं, क्यों। उत्तर में लिखेंगे हृदय के स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर रुक रुक कर तथा अत्यधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार सिराओं की दीवार की अपेक्षा अधिक मोटी एवं लचीली होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक चित्र बनाना है, ये बना लीजिएगा। स्टेथोस्कोप का चित्र है और नीचे लिख दीजिएगा स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके परिसंचरण तंत्र का चित्र रहेगा। यहाँ से आप चित्र ड्रॉ कर लीजिएगा। फेफड़े, फुफ्फुस, धमनी, सिरा, फुफ्फुस, सिरा, ये सभी चीज़ें आपको लिख लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया। यह सब बूझो देखा। बूझो के प्रश्न का उत्तर दीजिए। रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है, लिखिएगा हीमोग्लोबिन
के कारण रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? तो पट्टिकाणु कोशिकाएं लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाइए एवं उत्सर्जित होने वाले पदार्थों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र बाई वृक्क धमनी, बायां वृक्क, बाई वृक्क शिरा, महाधमनी वाई, मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये सभी चीज़ें आपको लिख देनी है। यह आपका चित्र रहेगा। और साथ में आपको लिखना है प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है। पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को समझाइए। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। पाठ हमारा आ जाता है पादपों में पोषण, पादपों में जनन। उत्तर में लिखेंगे पादप में जनन कितने प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन की कितनी विधियों है? नाम लिखिए। उत्तर में लिखी लीजिएगा पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियाँ खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु निर्माण आदि हैं। स्वपरागन एवं परपरागन को समझाइए। उत्तर में लिखिएगा स्वपरागन जब परागन की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकालकर उसी पौधे के पुष्प पर करता है तो वह स्वपरागन कहलाता है, जबकि परपरागन परागकणों को परागकोश से वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? पवन जल जंतुओं द्वारा आपका उत्तर रहेगा। पंख युक्त बीजों की 2 उदाहरण दीजिए। तो सहीजन और द्विफल आप लिखेंगे। लघुत्तरीय आपका प्रश्न आ जाता है यीस्ट में जनन का चित्र आपको बनाना है। यह आपका चित्र रहेगा, यहाँ से देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ लिखिए। यह आपका उत्तर है, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों संरचना नवीन पौधों को पैदा करता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। यह भी आपको उसी आंसर में लिखना है। कायिक प्रवर्धन से सविनयी पौधे मात्र पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार एक अच्छे गुण वाले पौधे से कलम द्वारा उसके समान ही अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंगों का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो रहेगा आपका चित्र, यहाँ से आप देख लीजिएगा पुंकेसर, स्थिकेसर और आपका चित्र है। साथ में आपको ये चीज़ें लिख देनी है। एक लिंगी पुष्प ऐसे जिनमें पुंकेसर तथा स्थिकेसर में से केवल एक भाग ही होता है एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे ककड़ी, घिया, पपीता तथा कद्दू के फल। द्विलिंगी पुष्प में आपका आ जाएगा ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर तथा स्थिकेसर दोनों होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि के फल। क्या होगा यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिर कर वहीं उग आए तो? उत्तर में ये लिख लीजिएगा यदि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिर जाए तो उनमें कोई भी पुष्प स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर में लिख लीजिएगा अलैंगिक जनन की इस विधि में जनन कोशिका से एक अथवा अनेक प्रबंधन निकलते हैं, इन्हें मुकुलन कहते हैं। जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक केंद्रक एवं कुछ कोशिका दिव्य मुकुल में पहुंच जाता है। अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित 6 प्रकार का होता है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन और खंडन, कायिक प्रवर्धन। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन निम्नलिखित है। हवा द्वारा फैलाव, कुछ पौधे के बीज पंखयुक्त हल्के और बाल जैसी संरचना युक्त बीज पवन द्वारा उठाकर दूर तक फैल जाती हैं। उदाहरण मेपल, ड्रमस्टिक आदि। पानी से फैलाव में आप ये चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जानवरों द्वारा फैलाव से ये लिख लेना है और फटने से फैलाव में आपका ये आ जाएगा। पाठ 13 गति एवं समय आ जाता है। यदि कोई वस्तु नियत चाल से चल रही है इसके लिए दूरी समय का ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये आपको बना लेना है ग्राफ, ओके। यहाँ से देखकर बना लीजिएगा। आपकी पुस्तक में भी है, जो मेन बुक आपकी है उसमें भी आपको मिल जाएगा। कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 60 सेकंड समय लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? उत्तर में लिखिएगा
लोलक का आवर्तकाल 64/40 1.6 सेकेंड होगा। चाल से आप क्या समझते हैं? चाल की मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। किसी वस्तु के विस्थापन की दर चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। वाहनों में लगी चाल मापने के मीटर दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? उत्तर में ये लिख सकते हैं। पादपों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर तथा दूरी मापने वाले मीटर को ऑटोमीटर कहते हैं। लघुत्तरीय आपका प्रश्न आ जाता है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय 120/2 लिखिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपकी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा। यहाँ से चित्र में 2 वाहनों ए बी की गति दूरी समय ग्राफ दर्शाएं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। ग्राफ में ए वाहन कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए की चाल ज़्यादा है। एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर सेकंड में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 50 मीटर सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल की गति करती कार, सड़क किनारे खड़ी कोई गाड़ी। ये आपको बना लेना है फिर से। ठीक है, ये आपको बनाना है एंड इसके बाद आपको ये बना लेना है। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली अपने घर की साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर सेकेंड है तो पहली विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। चाल को ज्ञात करने का सूत्र दूरी बटे समय। पहली द्वारा लिया गया कुल समय 20 मिनट। पहली की चाल 3 मीटर सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 मीटर होते हैं तो 60 सेकेंड में 3 × 7 180। दूरी बराबर 4 × समय 20 × 180 3600 मीटर, 3.6 किलोमीटर आपका आना है। किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी से तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये आंकड़े आप देख लीजिएगा और आपको आंसर में ये आपको बनाना है। ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ से आप देख कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं आपको ये और चीज़ें लिखनी है। यह ग्राफ दूरी समय में एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, इसलिए यह नियत चाल से गति कर रहा है। पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव आ जाता है। अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न है, दर्शाए गए विद्युत परिबंध में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं? कारण बताइए। बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में परिबंध पूर्ण नहीं होगा। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का तार का उपयोग किया जाता है और क्यों? उत्तर में लिखिएगा। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए इस्पात कर्ण के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत धारा के प्रभाव को सहन कर सकता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? ऐसे 2 संकेतों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत धारा का तापीय अभाव का उपयोग होता है। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। गीजर का निमज्जन तापक। ओके, ये आपको उत्तर में लिखना है। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखिएगा। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक के पास चुंबकीय सुई को लाया जा सकता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यह चालक से प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न आपका आ जाता है। यह आपको प्रश्न दिया गया है। उत्तर में लिखिएगा, नहीं स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब दीप्त नहीं होगा। CBA ये आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर रहेगा। यहाँ से नोट कर लीजिएगा। विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर को प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा की स्थिति विक्षेपित हो जाती है। क्यों? उत्तर में आप लिखेंगे, जैसे ही तार का स्विच ऑन किया जाता है तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण तार के पास रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? उत्तर में आप लिखेंगे,
क्योंकि एलईडी बल्ब एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अन्य बल्ब की तुलना में कम विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ये आप उत्तर लिखिएगा। विद्युत सेल का आप देख सकते हैं, विद्युत बल्ब का आप देख सकते हैं, इसके बाद ये आप देख लीजिएगा और स्विच ऑफ की स्थिति देख लीजिएगा। नेक्स्ट में आप ये देख लीजिएगा, ये आपको बनाने हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किस परिस्थिति में बल्ब दीप्त होगा, ये आपको चित्र वगैरह बनाने हैं। तो पहले वाले में आप ये बना लीजिएगा स्विच ऑन की स्थिति, और जो आपको सेकंड दिया है इसमें आपको ये बनाना है स्विच ऑफ की स्थिति। ओके, ये आपकी बुक्स में भी दिए हैं, जो मेन बुक है आपकी, अगर आप देखोगे मिल जाएगा। विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए, यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये देखिए, ये रहेगा आपका चित्र। इसके बाद आपको लिखना है विद्युत घंटी धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चंबक की प्रक्रिया द्वारा ही बार बार एक हथौड़ा प्रहार करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। पाठ 15 प्रकाश आपका आ जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इसके उपयोग बताइए। उत्तर लेंस वस्तु को आवर्तित करके देखने में उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करने देखने में उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। लिंक पर क्लिक कर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। ओके, तो पीडीएफ डाउनलोड करने की एक ही प्रोसेस है। आपको करना क्या होगा, नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की, लिंक पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक से आप ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन का ऑप्शन आपका आएगा आपके सामने। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ही। पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह किस रंग में दिखाई देगा। उत्तर में आप ये लिख लीजिएगा लट्टू श्वेत रंग का दिखाई देगा, क्योंकि सभी वर्णों के मिलने से सफ़ेद रंग बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने चल रहे वाहनों के शीशे एम्बुलेंस का प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे और एम्बुलेंस को साइड मिल सके। एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए व चम्मच के भारी व भित्ति पृष्ठ को अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये देखिए, ये आपका उत्तर रहेगा, यहाँ से लिख लीजिएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये आपका चित्र है। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वाहनों के पास दर्पण साइड मिरर में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, कारण बताइए। वाहनों के पास दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब को छोटा दिखाते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और उल्टा बनता है। अभी आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। चित्र द्वारा दर्शाकर व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए, ये आपको चित्र बनाना होगा। लिखना क्या है आपको, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों में प्रकाश में बांटने को परिक्षेपण कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक और एवं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये खाली जगह देखकर। ये जो बॉक्स है मैंने नीचे बनाए हैं यहाँ पर, और उत्तर भी आपका नीचे लिखा है। ओके, तो ये आपके इसी प्रश्न का उत्तर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अभी आपका इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाली 7 वर्णों को क्रम में लिखें। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्वेश्चन नंबर सी का उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार की परिघटना से हमें इंद्रधनुष में देखने को मिलती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है प्रकाश सरल रेखा में अनुदिश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। ये रहेगा आपका उत्तर, यहाँ से आप उत्तर नोट कर लीजिएगा। यह आपके क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है।
ओके, तो पार्ट 1 से लेकर तो जो आपका लेसन है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पार्ट 15 प्रकाश, यहाँ तक आपको संपूर्ण हल अवेलेबल करा दिया गया है। पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस भी मैंने आपको वीडियो में बताई है। अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। इसके बाद ओनली वन आपके 2 पार्ट बच जाते हैं। उनकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं पार्ट 16 और पार्ट 17, तो उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा।